everyone, so today's topic is conclusion drawn from the monohybrid cross. फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कुछ कंक्लूजन निकाले। उसमें से फर्स्ट ये था कि जो गैमेट्स हैं, जो पेरेंट्स से गैमेट्स आते हैं, वो कोई करेक्टर कैरी करते हैं नेक्स्ट जनरेशन तक। सो उसने बोला कि गैमेट्स ब्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स समथिंग which makes a character appear in the next generation and that something is known as factor। मतलब मेंडल ने उसका नाम फैक्टर रखा, बाद में दिस फैक्टर नेम चेंज्ड इनटू जीन। सेकंड आता है कि देयर आर पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर। पेयर प्रेजेंट है, पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर। तो पेयर प्रेजेंट होते हैं, एक इनहेरिट होता है एक पेरेंट से। फॉर एग्जांपल अगर हम पी प्लांट में हाइट का एग्जांपल लें तो हाइट फैक्टर है, गैमेट्स बनेंगे तो एक जो करेक्टर है, एक पेयर है, पेयर में से एक अलील बोलते हैं इन्हें, बट उस टाइम तक ये टर्म अननोन थी। तो एक पार्ट नेक्स्ट जनरेशन में जाता है फ्रॉम ईच पेरेंट, वन फ्रॉम फादर एंड द अनदर वन फ्रॉम मदर। सो उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म जीन। So there was a botanist जो botany स्टडी करते हैं, botany it is a part of biology in which we study plants, about plants. So botanist है and the name of the scientist was Johnson। तो उन्होंने 1909 के अंदर जो टर्म मेंडल ने दी थी फैक्टर, उसके लिए टर्म यूज किया जीन। सो जोहानसन टर्म द फैक्टर चेंज इनटू जीन। सो उसके बाद आता है कि देयर वाज ए जेनेटिस्ट जो जेनेटिक स्टडी करता है, नोन एज मॉर्गन। तो इन्होंने 1912 के अंदर ये बताया कि जो जीन्स हैं दोज आर कैरिड बाय और कैरिड ऑन क्रोमोजोम्स। वो क्रोमोजोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम्स उन्हें कैरी करते हैं नेक्स्ट जनरेशन तक। उसके बाद आता है लॉ ऑफ यूनिट और पेयर्ड फैक्टर्स। सो मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे, उसमें से फर्स्ट वन था लॉ ऑफ यूनिट और पेयर्ड फैक्टर्स। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फाइंडिंग्स प्रेजेंट थी, उनके बेस पे मेंडल ने लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स और पेयर्ड फैक्टर्स दिया। ये लॉ बोलता है कि जो वेरियस हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय फैक्टर्स, और इन फैक्टर्स का एक पेयर प्रेजेंट होता है। ईच कैरेक्टर के लिए जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट होंगे, और हर एक इंडिविजुअल एक फैक्टर, एक ट्रेट का एक पेरेंट से रिसीव करता है। ठीक है, सो द लॉ स्टेट्स दैट वेरियस हेरिडेटरी कैरेक्टर्स are controlled by
फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स ये पेयर में प्रेजेंट होंगे। देयर इज ए पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर, पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर। उसके बाद जो इंडिविजुअल है वो एक फैक्टर को, जो ट्रेट है उसमें से एक फैक्टर को रिसीव करते हैं फ्रॉम ईच पेरेंट एंड इन टर्न passes one of the two factors for a trait at a random to its offspring। तो आगे आगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये रेंडमली मूव करते हैं। जो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं रेंडमली मूव करते हैं। सो उस टाइम पे मेंडल को जीन्स का और क्रोमोसोम का नहीं पता था, बट जो उसका लॉ है, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स, ये आज भी एज ए बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है इन जेनेटिक्स। सो इसकी सेकेंड टर्म आती है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करते एक इंडिविजुअल के अंदर, पर वो फैक्टर्स आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डोफनेस के लिए, इसमें जो डोफनेस वाला फैक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बट नेक्स्ट जनरेशन में F2 में जब फिर से ये अपनी प्योर फॉर्म में आता है तो ये खुद को एक्सप्रेस करता है। मतलब ये इनएक्टिवेट नहीं होते, ये जस्ट सप्रेस हो जाते हैं। सो उसके बाद आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो फॉर्मुलेट हुआ था, मेंडल ने किया था, उन्होंने एज ए सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉर्मुलेट किया था। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट वन फैक्टर इन ए पेयर में एक्सप्रेस इटसेल्फ। अगर पेयर में फैक्टर्स हैं तो एक खुद को एक्सप्रेस कर सकता है और वो दूसरे को खुद को एक्सप्रेस करने से रोकता है। तो जो एक्सप्रेस कर देगा खुद को, दैट फैक्टर इज नोन एज डोमिनेंट फैक्टर, और ये दूसरे को सप्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से वही लेते हैं, दिस वन इज डोमिनेंट एंड इट विल प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल टी। सो उसके बाद जो अनएक्सप्रेस्ड रह जाता है, अनएक्सप्रेस्ड वन इज रिसेसिव फैक्टर। सो इसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। सो जब गैमेट फॉर्म होते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, इफ इट इज अ मेल एंड दिस वन इज अ फीमेल, सो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये सेपरेट हो रहे हैं। सो उसके बाद जब सेपरेशन होती है तो ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर। हर एक गैमेट सिर्फ एक फैक्टर रिसीव करता है। देयर आर एक्सेप्शनल केसेस जिनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिसीज आ जाती है, जीन का एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता। सो उसके अलावा एक गैमेट सिर्फ एक फैक्टर को रिसीव करता है। सो दिस इज अ थर्ड लॉ ऑफ मेंडल एंड इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो जो फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स इक्वल फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल में, मतलब दोनों के इक्वल चांसेस हैं गैमेट्स में आने के। सो इक्वल फ्रीक्वेंसी में ये प्रेजेंट होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।